Good morning, children. Today we will continue chapter heat. Okay? In the previous class you had studied about convection current. Can you say what is convection current? Yes, ma'am. What? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Due to the heat of the sun, due to the heat of the sun, the atmosphere and the air get heated and rises up. And there is movement of liquid and gases in a cyclic form that is called convection current. In this process there is movement of molecules. The heat is transferred by the movement of the molecule. In convection method you had seen activity also you had studied when you put a round bottom flask on the wire gauze that is kept on a tripod stand and you fill water in round bottom flask and then you heat the water with burner. What happens? After putting potassium permanganate crystal in the water, you heat the water. Then what happens? You can see colorful streaks. And the water also gets heated up. The water of the bottom, when it gets heated up, it becomes lighter, it rises up. And then water from the top, which is colder and heavier, it comes to the bottom. Again when it gets heated up, it becomes lighter, it rises up. In this way there is movement of the molecules, movement of the liquid in a cyclic form, that is called convection current. Convection method current. Yes, convection takes place in liquid and gases. You have seen the occurrence of wind and storm is due to convection current. Again, what happens? How wind is created? The air starts to move. Moving air is called wind. You have read about the global wind pattern in which you had seen that near the equator region, the places which are near the equator, the sun is overhead. So the land becomes very hot, and due to the hotness the air becomes hot and it becomes lighter and it rises up. And then Excuse me, ma'am. Yes. मैम आप पहले समझा दीजिए. क्या समझाऊं? ग्लोबल विंड पैटर्न अभी जो आप समझा रही थी, इसमें मैं यही बता रही हूँ कि जहाँ इक्वेटर है, इक्वेटर आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में भी, तो अर्थ के मिडिल में जो प्लेस है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं. और इक्वेटर के पास सन ओवरहेड होने की वजह से बहुत गर्मी पड़ती है और हॉटनेस से क्या होता है, हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है. अब कोल्डर प्लेस से आपको पता है पोलर रीजन में बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पर हवा ठंडी होती है, तो वहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा रहता है और यहाँ जो इक्वेटर के पास है एयर का प्रेशर कम हो जाता है. तो वो कोल्डर रीजन से, पोलर रीजन से हवा किधर आती है? इक्वेटर के तरफ. ये एयर मूव करता है मैम इक्वेटर के तरफ. हाँ, तो यहाँ पर एयर मूव कर रहा है पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल विंड पैटर्न. विंड किसको कहते हैं? मूविंग एयर को विंड कहते हैं. ठीक है बच्चों? तो अभी आपने हाँ, तो अब आपको समझ में आया ग्लोबल विंड पैटर्न? एनी प्रॉब्लम? यस मैम, समझ आ गया. So you have seen. Excuse me, ma'am. Yes.
मैम अगर हम लोग 2 ग्लासेस लेंगे और एक में अगर हम लोग हॉट वाटर और एक में कोल्ड वाटर डालेंगे, हॉट वाटर में अगर हम लोग कलर मिक्स कर देंगे और कोल्ड वाटर को हॉट वाटर के ऊपर फ्लिप करेंगे तो कलर ऊपर चला जाता है, मतलब कोल्ड वाटर में वो चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसका उल्टा करें, अगर हम लोग कोल्ड वाटर को नीचे रखें और हॉट वाटर में कलर मिक्स करके उसको फ्लिप करें तो मैम वो कलर नीचे नहीं आता है। मैम ऐसा क्यों? मैम ये कन्वेक्शन वाला ही प्रोसेस है। रिपीट योर क्वेश्चन। मैम जैसे कि मैंने किया कि एक हॉट वाटर लिया था और उसपे मैंने कोल्ड वाटर एक लिया, हॉट वाटर वाली ग्लास में मैंने कलर मिला दिया और फिर मैंने कोल्ड वाटर पर एक सीडी रखा और सीडी को फ्लिप करके मैंने उस हॉट वाटर के ऊपर रखा, तो जो कलर है वो थोड़ी देर में दोनों ग्लासेस में वो स्प्रेड हो गया, मतलब कलर नीचे से ऊपर तो चला गया लेकिन ऊपर अगर मैंने उसे उल्टा किया तो ऊपर से वो नीचे नहीं आया। तो इसका मतलब वो क्या है कि वो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने अगर मतलब कन्वेक्शन प्रोसेस हमेशा नीचे से ऊपर ही जाता है। हाँ, और ऊपर से भी नीचे आता है। जो गर्म हो जाता है ना वो ऊपर जाता है और जो ठंडी चीज़ होती है, हैवी चीज़ होती है, वो नीचे आती है। जैसे मैंने बताया अभी कि जब पानी को राउंड बॉटम फ्लास्क में गर्म करते हैं तो नीचे जो पानी बर्नर से हीट जाकर गर्म होता है वो पानी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, और वो पानी जब बॉयल होता है तो वेपर बनता है, वो हल्का होता है, और वो एयर कहाँ चला जाता है, वाटर कहाँ चला जाता है, मूव करके ऊपर चला जाता है, और ऊपर में जो कोल्ड वाटर रहता है वो हैवियर होता है, वो नीचे आ जाता है और फिर वो गर्म होकर फिर ऊपर जाता है। इस तरह से ये एक साइक्लिक फॉर्म में मूव करता है। इसी को हम लोग कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। और मैम मुझे ग्लोबल एयर पैटर्न भी नहीं समझ आ रहा। ग्लोबल एयर पैटर्न, ये वाला प्रोसेस मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ग्लोबल विंड पैटर्न में आपने देखा है कि ये इक्वेटर के पास जो है बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि सन ओवरहेड होता है। इक्वेटर आप समझ रहे हैं ना? और ये अगर हम लोग बनाते हैं, मैम द सेंटर ऑफ द अर्थ। हाँ, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको बनाकर। ये देखिए, ये अर्थ है और ये बीच में जो लाइन है, तो मैम इसे ग्लोबल एयर हम लोग पैटर्न, कहते हैं। ग्लोबल और पैटर्न का क्यों यूज हुआ अब है? आप देखिए ना, ये देखिए अर्थ है और ये मिड में जो लाइन है इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ऊपर में नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल। इतने चीज़ के बारे में आपको पता है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और बीच में इक्वेटर है। अब इक्वेटर के पास सन ओवरहेड होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। बहुत गर्मी हीट की वजह से यहाँ पर एयर हॉट हो जाता है और वो लाइट हो जाता है और ये ऊपर चला जाता है एयर लाइट होकर। तो यहाँ पर जो है एयर का प्रेशर इक्वेटर के पास कम हो जाता है। अब ये नॉर्थ और साउथ पोल, जिसको आप पोलर रीजन कहते हैं, यहाँ पर हवा ठंडी रहती है और ये ठंडी हवा में यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो हवा जो है अब यहाँ से पोलर रीजन से किधर आने लगता है, मूव करके इक्वेटर के पास। ठीक है, पोलर रीजन से हवा किधर आती है, इक्वेटर के तरफ। तो ये मूव कर रहा है एयर कोल्डर रीजन से ये हॉटर रीजन की तरफ, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल विंड पैटर्न। ठीक है, ये ग्लोब में आप देख रहे हैं ना, व्हाट इज ग्लोब? मैम इट मैम मुझे अभी भी ग्लोबल एयर पैटर्न नहीं समझ आया। ये अर्थ के बीच वाले जगह को, जहाँ पर सन का लाइट काफ़ी ज़्यादा आता है ओवरहेड होने की वजह से, इसको कहते हैं इक्वेटर रीजन। और यहाँ पर सन ओवरहेड होता है तो गर्म बहुत रहता है ये जगह, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हवा हल्की होती है, लाइट होकर ऊपर चली जाती है। तो जब हवा यहाँ से हट जाएगी तो यहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। अब कोल्डर रीजन जो पोलर रीजन है, यहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर सन का
हीट जो है वो कम है। तो यहाँ ज़्यादा है एयर का प्रेशर, अब ये एयर यहाँ से मूव करके इक्वेटर के तरफ जाने लगता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल विंड पैटर्न। नाउ इज इट क्लियर टू यू? Near the equator region, the sun is overhead, due to which the air becomes very hot and it becomes lighter and it rises up. But near the polar region, the air is cooler. Okay, the air is cool. So the pressure of the air remains high near the polar region. Now the air from the polar region rushes towards the equator to take its place. Since this air is blowing from polar region to equator region, it is called global wind pattern. The air is moving, so it is called wind, and this is the pattern of movement of air, so it is called global wind pattern. Am I clear? Now one of you give the reading of this global wind pattern. Any one of you who can give the good reading? Read Yes, this. ma'am. Any one of you, one who can give good reading, give the reading. Yes, please. Okay, Aradhya, give the reading. And rest of you look at your Global book. wind. Yes, ma'am. Global wind pattern. It is easy to realize that there would always be an uneven heating of the earth. It is the uneven heating that result in global wind pattern. Okay, The places uneven heating, I told you that the equator region becomes hotter than the polar region. Okay, because the sun is overhead, so there is uneven heating of the earth. Earth is not equally heat everywhere. Somewhere it is hotter, somewhere it is not so hotter. Cold. It is uneven heating of the earth. ज़्यादा होता है. हाँ, अब आगे पढ़िए. The places near the equator receive maximum heat energy from the sun. The air at these places gets heated up, rises, and thus leaves a low pressure air behind it. The cooler air, mainly from places between 0 to 30 degree latitude and the equator, then moves in towards the equator. The greater the difference in pressure, the faster does the air moves in. These winds moving air blow from the north and south towards the equator. Next, at the poles. At the poles, the air is colder than that at latitudes of say about 60 degrees. Hence, the wind current here adds it up for the poles towards the warmer latitudes. Okay, latitude, longitude, do you understand? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so latitude, longitude is clear to you. So you must be understanding what I have said, that near the equator, the air becomes very hot and it becomes lighter and it rises up because the sun is overhead. Okay, since the sun is overhead, the equator region becomes very hot. You have read that the earth is not evenly heated. The earth is not equally heated everywhere due to the position of the sun. Somewhere the earth becomes more hot and somewhere it is less hot. So when you will see the wind pattern here near the equator region, due to the position of the sun, since the sun is overhead, the air becomes very hot, and when it becomes hot it becomes lighter and it rises up. So it leaves behind the low air pressure near the equator. Now near the polar region, all of you know North Pole, South Pole, it is also called frigid zone, where the temperature is very low due to the position of the sun. Now there the air pressure remains very high. So the air from the polar region rushes towards the equator to take its place. It is called global wind pattern. Did you understand? Yes, ma'am. वेरी इजी. ये मैं बनाई हूँ, देखिए. Yes, ma'am. ये
आप देख रहे हैं ये इक्वेटर है। इक्वेटर यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है इक्वेटर रीजन में, इसलिए बारिश भी बहुत होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है सन का हीट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए ये जगह काफ़ी गर्म हो जाती है और गर्म होने से यहाँ पर हवा काफ़ी गर्म होती है और वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर चली जाती है और नीचे में एयर का प्रेशर यहाँ इक्वेटर के पास कम हो जाता है। अब ये पोलर रीजन के पास जो एयर है वहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा रहता है और यहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होने से यहाँ से एयर मूव करके किधर आता है, इक्वेटर की तरफ आता है। ठीक है, तो इसी विंड पैटर्न को हम लोग कहते हैं ग्लोबल विंड पैटर्न। जस्ट नाउ यू हैव सीन, everything is clear Yes, to ma'am. you? Global wind pattern means Yes, ma'am. means movement of air from the polar region to the equator. Why there is Equator. why there is such movement? Because near the Due to equator, the heat of sun. yes, due to uneven heating of the sun, the region near the equator becomes very hot and the air becomes very hot, it becomes lighter and it rises up. And rises up. Yes, now the air near the polar region remains cold, their air pressure is high, so air from the polar region rushes towards the equator to take its place. This wind pattern is called global wind pattern. Wind means moving air. Since the air is moving from polar region to equator region, it is called global wind pattern. Any problem? No, ma'am. Very easy. Yes, ma'am. Okay, now you will see the next topic is land breeze and sea breeze. Breeze means wind. ठीक है, तो अब आप देखिएगा during the day time, you can see the diagram that is given in the book. During the day time, just see, this is during the day time. Yes, due to the heat of the sun, okay, the land becomes warmer than the water in the sea. Then what happens? When the land becomes more warmer, hotter than the sea, so here near the land the air becomes very hot and it becomes lighter and it rises up, leaving behind the air pressure low. Now in the sea the water gets heated up slowly than land during the daytime. So this water here, it becomes hotter late. Here the air is not so hot, so the pressure of air is high. Now from the sea, above the sea, the air rushes towards the land to take its place. Okay, since the air is blowing from sea towards land, it is called sea breeze. During the daytime, what you can see, sea breeze takes place. Once again I am repeating, दिन के समय में ये सन दिख रहा है, मतलब दिन का समय है ये, डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, इस सन की वजह से कौन जल्दी गर्म होता है, सी का पानी कि लैंड? नहीं, लैंड जल्दी गर्म होता है सी के पानी से। लैंड जल्दी गर्म होता हाँ, लैंड जल्दी गर्म होता है, तो यहाँ पर जो हवा है वो भी बहुत गर्म हो जाती है और गर्म होने से फिर वही लाइट हो जाती है हल्की और वो ऊपर चली जाती है और यहाँ पर लैंड के पास एयर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ सी के ऊपर जो हवा है वहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो हमेशा एयर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हाई टू लो। हाँ, एयर प्रेशर क्या होता है? अभी मैं बता रही हूँ। फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये एयर जो है ये रस करता है किधर, लैंड के तरफ, इसीलिए चूंकि लैंड सी से लैंड की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। अब पूछेगा सी ब्रीज कब होता है, रात में कि दिन में? तो आप क्या आंसर दीजिएगा? मैम दिन में। वेरी गुड। हाँ, आप ये डायग्राम बनाइएगा, जो सन दिख रहा है ना,
तो ये दिन में होता है। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सी ब्रीज टेक्स प्लेस, ऑल ऑफ यू लिसन टू मी केयरफुली। सी ब्रीज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, द लैंड बिकम्स वार्मर more quickly than the sea. Okay, water in the sea becomes warmer late. So the land above the sea which becomes warmer, ये लैंड देख रहे हैं जो जल्दी गर्म होता है, यहाँ पर लैंड ये जल्दी गर्म हो जाता है, और सी में जो यहाँ पर जो हवा है वो लेट से गर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हवा लैंड में जल्दी गर्म होती है तो इट बिकम्स लाइटर एंड इट राइजेज अप, एंड नियर द सी, जस्ट अबव द सी, यू विल सी द एयर प्रेशर इज मोर. Okay, now the air from the above the sea, it rushes towards the land to take its place. Since the air is moving from sea to land, it is called sea breeze. It occurs during the daytime. Okay, and just opposite case we will see in land breeze. Land breeze takes place during the night time. Night time, because during the night time the water cools slowly than the land. Okay, means the air above the sea is hotter than the एयर नियर द लैंड. रात में जो एयर सी के पास है, तो चूँकि पानी जो है वो लेट से, यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी लेट से ठंडा होता है ना. तो यहाँ पानी, यहाँ जो हवा है वो क्या होती है, जल्दी गर्म होने से हल्की होकर ऊपर चली जाती है. ठीक है, तो सी के पास एयर का प्रेशर कम हो जाता है. अब लैंड के पास एयर का प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ हवा चलने लगती है और लैंड से सी के तरफ आती है. इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं लैंड ब्रीज. इट अकर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम. ड्यूरिंग द नाइट टाइम द वाटर कूल्स मोर स्लोली देन द लैंड. ओके, during night time the water cools more slowly than the land. So air above the sea, it is not so hot like the air above the land. During night time the air above the land is hotter. Okay, and it becomes lighter. एंड यहाँ पर रात के समय में कौन जल्दी गर्म होता है, ये बताइए. लैंड. ठीक है, लैंड ज़्यादा गर्म है इस, क्योंकि ये वाटर धीरे स्लोली कूल होता है. ठीक है, नाउ द एयर अबव द लैंड इज हॉटर. ये उल्टा हो गया. यहाँ पर सी से जो है ये लैंड से हवा चलेगी किधर, सी के तरफ. ठीक है, तो लैंड के तरफ क्या है, एयर का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि लैंड स्लोली जो है वो गर्म हो रहा है, और सी का वाटर, यहाँ पर जो एयर है वो तो मैम यानी डे टाइम में मैम सी के अबव में जो एयर होता है उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है. मैम रात में जो लैंड के अबव जो एयर होता है उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है. हाँ, तो रात में आप लोग देखिएगा कि लैंड ब्रिज बहने लगता है. मीन्स लैंड ब्रिज मतलब लैंड से सी के तरफ, क्योंकि लैंड से हवा सी के तरफ जाने लगता है. हाँ, क्योंकि सी के पास जो हवा है ना वो जल्दी गर्म होती है. जब वाटर धीरे कूल होता है, मतलब यहाँ पर हवा जल्दी गर्म होती है और वो लाइट होकर ऊपर चली जाती है. तो हवा यहाँ पर लैंड के पास एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ से हवा किधर आती है, सी के तरफ. इसी को हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं. और ये कब होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लिसन. During night time, you see this is moon. During night time you can observe moon, star, etc. in the sky. And during the night time, what happens? The water cools slowly than the land. Okay,
the air above the land is hotter, so it becomes lighter and it rises up. During the daytime, not night time. During night time, the air above the sea is hotter. Okay. Now this hotter air becomes lighter, it rises up. Now the air from the land rushes towards the sea to take its place because the pressure of air is more near the land. So this breeze is blowing from land towards the sea, so it is called land breeze. Any problem? No, ma'am. It occurs during? No, ma'am. Yes, ma'am, understood. Yes. So land breeze and sea breeze, all of you have followed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And one important question is, when does land and sea breeze occur? You can write sea breeze occurs during the Sea breeze occur daytime in day. and land breeze occurs during night time. Why these breeze are occurring? Due to difference in air pressure. Difference in air Due to difference pressure. in air pressure. The air moves from where to where? From higher air pressure to lower air pressure. Yes. Now the next topic you can read, that is radiation. Okay. All of you have seen there are three methods of transfer of heat: conduction, convection and radiation. Conduction, you have studied that the transfer of heat takes place in solid, in which the molecules do not move. They just vibrate Without the actual and movement of they molecule. pass their heat to the next molecule. So heat is transferred by vibration of the molecule. Molecule. Yes, ma'am. In convection, you have seen that the heat is transferred by the movement of the molecules. The molecules move and heat the transfer. Now in this case you will see radiation. Radiation is also a method of transfer of heat, in which you will see there is no requirement of material medium. Molecules are not required here. All of you must have noticed, when you put one metal chair on the in the sunlight during hot summer day, and after some time if you wish to sit on the metal chair, can you feel comfortable to sit on it? It becomes No, ma'am. Ma'am, because it is very hot. Because it becomes very hot. How this chair becomes very hot? Because the heat of the sun is transferred to the metal chair. Similarly, The heat during of sun transferred to the metal. yes, similarly when you sit near the fire in the winter season, you feel very warm. How this heat of the fire is coming to you? You are standing a little distance away from the fire, but you feel very warm. How this heat is transferred? Because of radiation. Because of the heat of the Ma'am, Again, because the heat is transferred by radiation method. radiation. So what Because you we are see? very close to the fire. Yes. So what do you see? and the That heat of the the fire heat is transferred body. without material medium. Without material medium, the heat is transferred from the sun to the metal chair. Or when you stand near the fire, you feel warm because the heat of the fire is transferred to you by which method? Radiation method. So, in radiation method, you see the transfer of heat takes place without material medium. Okay? Now, What is the meaning of material medium? means there is no requirement of the molecule. Suppose I have a ball, okay, and so it is a source of heat. I have to transfer it to 6 children are sitting in one row. I had given one example in conduction and convection. Yes, ma'am. In conduction, you did not leave your place and you
transferred it to the next boy sitting on the next bench. Next boy again transferred this heat to the next boy without leaving the place. That was the method of conduction. And in convection, you stood and you left your place, you went to the next boy and then you gave your heat to the next boy. It was due to movement. Now in the third case, suppose I have to transfer the heat without leaving the place, without vibration, I will just throw it. Suppose the benches are there and I have to transfer it. How can I transfer this heat? I will just throw it. Ma'am, by throwing. Okay. So the heat will be transferred by which method? Radiation method. In radiation, there is no requirement of the molecule. Without molecule, this heat can be transferred. That Ma'am, is, it is called material, medium or radiation. what did you ask? Ma'am, it is called radiation. Yes, it is radiation. There is no requirement of material medium. There is no requirement of molecule, and heat gets transferred from one object to other object. Okay. Now you should know, children, Yes, ma'am. that the method of heat transfer is radiation, and it is defined as transfer in which no material medium is required. The heat energy received by an object is also called radiant energy. The object receives the heat. This heat energy received by an object is also called radiant energy. Heat energy. Now you should know, children, that when radiant energy falls on any object, a part of this energy is absorbed by the object and a part of this heat energy is reflected back. अगर इस ऑब्जेक्ट पर सन का हीट पड़ता है तो उस हीट का ये कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करता है और कुछ को बैक कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है. व्हेन द हीट एनर्जी फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, a part of this energy is absorbed by the object and some part is reflected. Okay. Now you will see, children, that the objects which are of black color, they absorb more heat energy than the light colored objects. Means black color is good absorber of heat, whereas white color is good reflector of heat. So we prefer to wear light colored clothes or white clothes during summer season and black colored clothes in winter season. Okay. अभी मैं बता रही हूँ बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हीट एनर्जी आता है तो वो उस हीट एनर्जी का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है. अगर ब्लैक कलर्ड का ऑब्जेक्ट होता है तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अगर वाइट कलर का ऑब्जेक्ट होता है तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है. इसी वजह से हम लोग गर्मी में वाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं और जाड़े में किसको पहनना प्रेफर करते हैं? ब्लैक कलर के ड्रेस को. तो अब एक एक्टिविटी दिया हुआ है जो बता रहा है कि ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स आर गुड एब्जॉर्बर देन द वाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स. एम आई क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, ma'am. Now for carrying out this activity, you require one thermometer, 2 thermometers and 1 candle. Okay. Ma'am, can we use one clinical thermometer and one glass thermometer? If you use same type of thermometer, that will be more effective. Okay. Use 2. Ma'am, I don't have same types. Then it will be not carried out. You need 2 identical thermometers and keep them side by side. Now wrap a piece of black paper on the bulb of one of the thermometers and a piece of white paper on the other bulb of the other thermometer. Now keep both of them at equal distance near a fireplace or a burning candle. You will observe that the temperature of the thermometer having black color, it shows more temperature.
whereas the thermometer in which you had wrapped white paper, that in that thermometer you will see the reading of temperature is less. It indicates that the black colored objects are good absorber of heat and the white color object is good reflector of heat. Am I clear? अभी फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. You need for carrying out this activity will show that black colored objects are good absorber of heat and white colored objects are good reflector of heat. Okay? The heat energy that is absorbed by the object is also called radiant energy. So you require two identical thermometers. Identical means similar thermometers. दो थर्मोमीटर आपको चाहिए एक जैसा. ठीक है. सपोज ये एक थर्मोमीटर, ये एक थर्मोमीटर. ओके. नाउ रैप द बल्ब. मैंने बताया था ना, ये आगे में जो रहता है पोर्शन उसको बल्ब कहते हैं. दैट इज फिल्ड विथ मरकरी. हाँ. नाउ रैप दिस बल्ब with black paper and the other thermometers bulb with white paper. एक थर्मोमीटर के बल्ब को ब्लैक पेपर से रैप कीजिए. Can be wrapped with cloth? Yes, you can use cloth also, cotton cloth. Okay, and wrap the bulb of other thermometer with white paper or white cloth. Now put one fire or candle, burning candle between the two thermometers. The two thermometers should be at equal distance from the candle. Suppose here it is candle, then this thermometer is kept at 5 centimeter. Then on the other side also the thermometer should be kept at 5 centimeter. This distance should be equal. Identical thermometer should be same and distance of the thermometer from the candle should be also same on both the sides. Okay. Now after some time you burn the candle, ignite the candle, and after some time you see the reading of the mercury length. You will observe that the thermometer in which you have wrapped black cloth or black paper, in that thermometer the temperature is higher. Why? Because the black colored objects absorb more heat. They are good absorber of heat. Any problem? No. Thank you, children.